गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम वही है कैदी और कोकिला। इसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। देखिए, इसके पिछले पार्ट में हमने माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय और उसके 8 छंदों का अध्ययन किया है। आज हम 9वें और 10वें छंद का अध्ययन तथा इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं 9वें छंद की व्याख्या। देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावें वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब इसमें देखिए, कवि जो है वह एक कैदी की मनास्थिति की तुलना किया है। इसमें कवि ने एक कैदी की मनास्थिति कैसी होती है, वह दूसरों से अपनी तुलना कैसे करता है, इसको बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है कवि ने। देखिए, कवि कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली। कवि अपनी तुलना उस कोयल से करते हुए कह रहा है कि हे कोयल, तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तुझे किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठने की स्वतंत्रता है। तुम कहीं भी विचरण कर सकती हो, चाहे जो गीत गा सकती हो। लेकिन मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मुझे एक कैदी के रूप में केवल काली कोठरी, केवल एक अंधेरे से युक्त काली कोठरी ही नसीब हुई है, अर्थात मिली है। यानी तुम पूरे आसमान में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकती हो, किसी भी वृक्ष की डाली पर बैठ सकती हो, कोई भी गीत गा सकती हो, कहीं भी आ जा सकती हो। लेकिन मेरे नसीब में तो केवल एक 10 फुट की काली कोठरी ही नसीब हुई है, मिली हुई है, और मुझे अपना जीवन इसी में व्यतीत करना है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तू आकाश में कहीं भी विचरण कर सकती है, लेकिन मैं केवल इस 10 फुट की कोठरी में ही अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। तेरे गीत कहावें वाह, हे कोयल, जब तुम गाती हो तो तेरे मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं। क्योंकि कोयल की आवाज़ मधुर होती है, उसे लोग सुनने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कवि कह रहा है कि हे कोयल, जब तुम अपने मधुर गीत गाती हो तो तुम्हारे मधुर गीत को सुन करके सब लोग वाह वाह करते हैं, अर्थात तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। ठीक है ना। वहीं रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन वहीं किसी कैदी के रोने को भी गुनाह माना जाता है, अर्थात हमारा रोना भी कोई सुनना नहीं चाहता है कि यह कैदी रुदन क्यों कर रहा है, इसको क्या कष्ट है, अर्थात लोग हमारे कष्ट को भी देखना या उस तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। फिर कवि कहता है कि हे कोयल, इस प्रकार से तेरी और मेरी परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, काफ़ी विषमता है। विषमता माने अंतर। हे कोयल, तुम्हारे और मेरे परिस्थिति में काफ़ी अंतर है, अर्थात जमीन आसमान का अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी। रणभेरी का मतलब होता है युद्ध का बाजा। फिर कवि कहता है कि फिर ऐसी स्थिति में, ऐसी विषमता में, हे कोयल, तुम युद्ध का बाजा क्यों बजा रही हो। ठीक ना, अर्थात तुम इस तरह से रहस्यमय ढंग से क्यों गीत गा रही हो, अर्थात तुम्हारे इस अर्धरात्र में रहस्यमय ढंग से बोलने का क्या कारण है। बहुत सरल अर्थ है इसका। उम्मीद है कि इसकी व्याख्या भी आप लोगों की समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि किसी भी छंद को, किसी भी पाठ को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक किसी भी पद का अर्थ, किसी भी प्रश्न का उत्तर आपकी समझ में आसानी से नहीं आएगा। आपको रटना पड़ेगा। रटने से अच्छा है कि आप वीडियो को पूरा देखें, फिर आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है, वो आपको कंठस्थ हो जाएगा बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, सरल तरीके से। जितना सरल संभव है मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अब आइए इसका हम शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें मुक्तक छंद है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। प्रस्तुत छंद में कवि ने अपने जीवन की तुलना उस कोयल से की है।
ठीक ना। ये इसका शिल्प सौंदर्य था। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कोई भी आपके कोर्स से संबंधित नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। आप उससे अपने अध्ययन में एक गति दे सकें, आपके अध्ययन की गति निरंतर चलती रहे, उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो। तो आइए अब हम 10वां छंद देखते हैं इसका और अंतिम। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। फिर देखिए यहाँ कवि जो है वह कोयल और कैदी में जो स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है उसको प्रस्तुत किया है उसने, कि जिस तरह से कोयल अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती है उसी तरह से एक कैदी भी अपने आप को स्वतंत्र ही रखना चाहता है, उसको दिखाया है इसमें कवि ने। देखिए कवि कहता है कि इस हुंकृति पर, कोयल की तरफ इशारा करता है कि हे कोयल, जो तुम इस तरह से हुंकार भर रही हो, अर्थात अपने जोशीले गीत के द्वारा देशवासियों में विद्रोह की भावना भड़का रही हो, बताओ कहीं वही कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की जो यातनाएं सह रहे हैं, उन कैदियों में तुम इस तरह की जोशीली बातें कैसे भर रहे हो, उनके अंदर किस तरह से उत्साह का संचार कर रही हो। फिर कहता है कि मोहन के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहन से मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी। फिर कवि कहता है कि हे कोयल, यह बताओ कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम में, गांधी मोहन के व्रत यानी गांधी जी ने जो देश को स्वतंत्र कराने का व्रत लिया था उसी तरफ है, मोहन के व्रत से तात्पर्य है। कवि कहता है कि हे कोयल बताओ, मैं गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से अपना प्राणों का आसव भर दूं, अपने प्राणों की आहुति दे दूं, ठीक ना। हे कोयल बताओ, मैं गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से अपने प्राणों की आहुति दे दूं, कोकिल बोलो तो हे कोयल, यह बताओ कि मैं अपनी रचनाओं के द्वारा, ठीक ना, किस तरह से लोगों में क्रांति भड़काने वाली भावना को पैदा कर सकता हूँ, तुम मुझे बताओ। और यह भी बताओ कि मैं किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में या इस स्वतंत्रता के युद्ध में किस तरह से अपना योगदान दे सकता हूँ, मुझे बताओ। तो उम्मीद है कि इस 10वें छंद की भी व्याख्या आप लोगों की समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम इसका भी शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा खड़ी बोली, छंद मुक्तक, अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, ठीक। इसमें भी कवि जो है वह अपने प्राणों को स्वतंत्रता संग्राम पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो ये था इसका शिल्प सौंदर्य। आइए अब इस पाठ पर आधारित हम प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, कोयल की कोक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। यानी कवि जो कोयल की आवाज़ सुनता है रात अर्धरात्रि के समय, तो वो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या क्या कल्पना करता है, क्या संभावना व्यक्त करता है कवि, उसी को आपको बताना है। मैंने बताया था आपको इसका व्याख्या के समय, इसको मैंने आपको स्पष्ट किया था कि कवि जब कोयल की कूक को अर्धरात्रि के समय सुनता है तो उस यह अनुमान लगाता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर के आई है, और वह संदेशा इतना महत्वपूर्ण है कि कोयल सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकती, अर्थात वह अर्धरात्रि में ही आ गई है। कवि की यही प्रतिक्रिया होती है उस कोयल की कूक को सुन करके, ठीक। उम्मीद है इस पहले प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख लेंगे। इसका नोट्स भी आप लोग ज़रूर बनाते रहिएगा। नोट्स बनाने में लापरवाही मत कीजिएगा, अन्यथा इससे आप अपना नुकसान करेंगे। वीडियो को देखें और उसको बीच बीच में रोक करके अपना नोट्स बनाते रहें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए अब हम इस पर आधारित दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। लगभग उसी से मिलता जुलता हुआ। कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई है, वही है
2-3 संभावनाएं हो सकती हैं इसमें। जैसे शायद कोयल जो है वो कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है, अथवा उसने दावा नल की लपटें देख ली है, उसका संदेशा इतना महत्वपूर्ण है या समस्या इतनी गंभीर है कि इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, अथवा वह क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना जगाना चाहती है। तो ये 3-4 कारण हो सकते हैं। फिर से देख लेते हैं कि जैसे कोयल कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है, कोयल का संदेशा इतना महत्वपूर्ण था इसीलिए उसने सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं की, अथवा वह क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और अधिक मजबूत करना चाहती है, अथवा उसने दावा नल की लपटें देख ली हैं। ये 4 कारण हैं, ठीक है ना। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। बहुत सरल है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, उस समय तत्कालीन जिसका शासन था वही शासन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ सीधा सा अर्थ हो जाएगा, अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। अब क्यों की गई है, क्योंकि अंग्रेज सरकार की जो कार्यप्रणाली थी वह अंधकार की तरह काली थी। और अंधकार मैंने बताया है कि अंधकार जो है वह अन्याय के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अर्थात अंग्रेजी शासन की कार्यप्रणाली अन्यायपूर्ण थी, इसीलिए यहाँ अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। ओके, आइए अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर आपको बताना है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में, पराधीन माने जो हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय हमारे देश की जेल में जो कैदियों को यातनाएं दी जाती थी, उन्हें जो कष्ट दिए जाते थे, सज़ा दी जाती थी, उसका आपको वर्णन करना इस पाठ के आधार पर, ठीक ना। रोना भी है मुझे गुनाह, देते नहीं पेट भर खाना, ठीक है ना। बंधा पेट पर जुआ, खींचता हूँ मोट, ठीक ना। तो ये सारी यंत्रणाएं ही हैं। तो इसका उत्तर आप लिख देंगे कि कविता के पराधीन भारत की जेलों में उस समय कैदियों को दी जाने वाली जो यंत्रणाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था, उन्हें अंधेरी कोठरियों में जंजीरों से बांध करके रखा जाता था, कोठरियाँ भी बहुत छोटी होती थीं और खाने को भी भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, या खाना भी भरपेट नहीं दिया जाता था। उस समय कैदियों को इस तरह की यातनाएं दी जाती थी। ओके, उम्मीद करते हैं कि यह पाठ या वीडियो आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर सूचित करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।